वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम आप सभी को। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग मेंटर। क्या हालचाल बच्चों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी आप सभी बेहतर तरीके से कर ही रहे हैं और आगे भी हमारे साथ अपनी तैयारी को और बेहतर शानदार बना रहे होंगे बच्चों। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस शानदार अद्भुत सेशन की शुरुआत करते हैं। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि एक बार सभी लोग जुड़ जाएं, समय से जुड़ जाया करें और कोशिश क्या करें कि जो भी चीजें बताई जाए, जो भी सिखाया जाए आपको, आपकी तवज्जो, आपका फोकस पूरा का पूरा इस क्लास में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कोई चीज ना समझ आए, बशर्ते आप कितना डेडिकेटेडली, कितना फोकस्ड होकर इस क्लास को देखते हैं। यही सब निर्भर करता है आप पर, राइट? अगर आप फोकस होकर देखेंगे चीजें तो भले ही थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये जरूर है कि आप तक चीजें पहुंचती जरूर है, आप तक चीजें आती जरूर है, राइट? तो आइए शुरुआत करते हैं बच्चों। अपने कोशिश किया करें कि अपने आप को शांत रखें, अपनी तैयारी पे फोकस करें, नेगेटिविटी को अपने अंदर से निकालने का प्रयास करें बच्चों। प्यारे दोस्त, इतना हड़बड़ाहट, इतनी बेसब्री नहीं होनी चाहिए कि चीजें कहीं ना कहीं बिगड़ती चली जाए। हर एक किसी काम में आपको पॉजिटिविटी ढूंढने की आवश्यकता है। हाँ, ये है कि कोई चीज बहुत ही ज्यादा बेकार होती जा रही है, बदतर होती जा रही है, तो आप थोड़ा सा फिर उस समय पर आप कर सकते हैं, लेकिन आप हर छोटी छोटी चीज के लिए अगर इश्यूज अगर क्रिएट करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं इसमें लॉस बहुत आपका ही होगा। प्यारे दोस्त, इसलिए आप सभी से मेरा आग्रह है, हर एक चैप्टर को थोड़ा सा कोशिश करिए फोकस करने की। सर, डायरेक्शन इसकी सीट नंबर 2 को बनाने में बहुत टाइम लग रहा है, तो डोंट वरी, बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैं उसके लिए कुछ गुड मॉर्निंग सर, आई एम पीके जहांगीर, आप बहुत अच्छे से गाइड करते हो, तो थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए तो शुरू करते हैं, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, राधे राधे, राम राम आप सभी को। प्यारे दोस्तों, राम राम। आइए चलते हैं बच्चों, क्लास की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार सेशन आज का रहने वाला है, आप सभी तवज्जो दीजिएगा। मैंने कल आपको कुछ बातें बताई थी, अगर आपको याद होंगी, तो मैंने कहा था कि भाई कुछ भी अपने आप से अनुमान ना लगाएं, अपने आप से अनुमान ना लगाएं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डोंट एज्यूम एनीथिंग, कुछ भी अपने आप से एज्यूम ना करें, ओके? ये इंपॉर्टेंट है। जेंडर को लेकर, राइट, जेंडर को ध्यान में रखते हुए, जेंडर को ध्यान में रखते हुए, राइट, आप ये निश्चित ना करें कि ये मेल है या फीमेल। जेंडर नहीं, सॉरी, जेंडर नहीं कहेंगे, नेम, नाम को ध्यान में, नाम के आधार पर, नाम के आधार पर आप ये निश्चित ना करें कि मेल है या फीमेल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कल बताया था, जैसे कि आपको अगर राम दे दिया जाए, तो अगर आपसे राम दिया गया तो राम का जब तक जेंडर आपको डिफाइंड नहीं है, जब तक कि जेंडर आपको ना बताया जाए, तब तक आप ये निश्चित ना करें कि मेल होगा, राइट? कि भी राम है तो मेल वाला नाम है तो राम मेल होगा, राइट? श्यामा फीमेल वाला नाम है तो श्यामा फीमेल होगी। ये इस तरह का जो है अनुमान आप बिल्कुल भी ये निश्चित ना करें, ठीक है? ये गलत हो जाएगा उस केस में, ये गलत होगा, ओके? चलिए आ जाइए, तो स्टार्ट करते हैं, शुरू करें, राइट? धीरे धीरे करेंगे कोई भी चीज बच्चों। आप सोचिए ना, अगर बस इतनी सी बात सोचिएगा कि अगर इतना ही आसान होता तो दुनिया फिर बैंक में ही जाती ना, क्यों पुलिस में जाती फिर? देखिए, आपको भी पता है 100 में से, राइट, 100 व्यक्तियों में से 5 व्यक्ति हो सकते हैं कि जो देशभक्ति की भावना रखते हो, और देशभक्ति की भावना की वजह से या तो आर्मी में जाए या फिर कहीं ना कहीं समाज के कल्याण के लिए पुलिस का काम, पुलिस में जाए। लेकिन बाकी 95% ये रहता है कि वो अपने घर की स्थिति में सुधार करने के लिए, राइट, उनको एक जॉब चाहिए, एक सरकारी नौकरी चाहिए घर की स्थिति को बदलने के लिए। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये रहता है कि मैं घर की स्थिति बदलूंगा, मेरे घर की स्थिति बदल जाएगी, तो मेरे लिए आसान है आर्मी में जा पाना, मेरे लिए आसान है पुलिस में जा पाना, ग्रुप डी की नौकरी करना, ये मेरे लिए आसान है, ठीक है? लेकिन अगर जब बात आती है बैंक की, राइट, बैंक की बात आती है, तो भले ही इंटरव्यूअर आपसे अगर पूछ रहा है कि भाई आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि मैं बैंक में इस तरह की चीजें करना चाहता हूं, मैं बैंक में बदलाव लाना चाहता हूं, बैंक में मैं अपने कहीं ना कहीं एफर्ट से अपने जो भी कस्टमर्स होंगे उनको कोशिश करूंगा सेटिस्फाई करने की। लेकिन बशर्ते ऐसा नहीं होता, कहीं ना कहीं पीछे रीजन ये भी है कि मैं अपनी चीजों को बेहतर करने के लिए, अपने आप को एक स्टेबिलिटी के लिए। लेकिन इंटरव्यूअर ने पूछा है तो उस तरह का जवाब नहीं देते हैं, राइट? और बैंक की सच में एक बहुत ही प्रीशियस जॉब है, बहुत ही सुंदर जॉब है, एक बहुत ही सुंदर जॉब है। 2 तरीके होते हैं काम करने के, प्यारे दोस्त। जैसे पुलिस है, आर्मी है, उसमें आपके दिमाग की जरूरत नहीं होती, उसमें आपके फिजिकल एक्टिविटीज की जरूरत होती है कि आप कितना फिजिकली स्ट्रांग है, आर्मी और पुलिस में, राइट? अगर आप पुलिस में कांस्टेबल हैं, आर्मी में सिपाही, आर्मी में आप जो है सिपाही के तौर पर नियुक्त हो रहे हैं, तो उस केस में आपके बुद्धि से ज्यादा आपके बल की आवश्यकता ज्यादा होती है। लेकिन बैंक में चाहे आप पीओ हो, ऑफिसर हो, चाहे आप क्लर्क हो, राइट, वहां आपके बल से ज्यादा आपकी बुद्धि की, राइट, आपकी बुद्धि की आवश्यकता वहां ज्यादा होती है, राइट? अगर कोई भी एक माइन्यूट भी मिस्टेक, अगर कोई भी एरर हो गई, तो याद रखना सारा का सारा आप पर ही ब्लेम आ जाता है और आपको उसके लिए पनिश भी किया जाएगा। पनिश का मतलब पनिशमेंट वाला ही नहीं होता मारपीट करना, पनिशमेंट का मतलब सैलरी डिडक्शन हो गया, या फिर और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे कि आपको मिल सकता है। बैंक में आपका, यहां आप जो पढ़ रहे हैं, इससे ज्यादा दिमाग बुद्धि आपको बैंक में जब बैठे होंगे वहां लगाना पड़ेगा। अलग अलग तरह के कस्टमर्स को डील करना है, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है वहां, तो वहां बुद्धि की ज्यादा जरूरत होती है लगाने की, ठीक है? तो उसका विकास, उस बुद्धि का विकास यहीं से डेवलप धीरे धीरे होता है। जब यहां से चीजें सीखते हैं तो एक स्टेबिलिटी आपके दिमाग में, एक अच्छी, एक पॉजिटिव चीजें घुसती हैं, जाती हैं, तो तब चीजें धीरे 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 करके चीजें बदलती भी हैं, राइट? तो बैंक की नौकरी है आसान, लेकिन लेकिन इसका प्रयोग बहुत ज्यादा करना पड़ता है, बुद्धि का प्रयोग सबसे ज्यादा करना पड़ता है, राइट? बुद्धि का प्रयोग सबसे ज्यादा लगाना होगा, ठीक है? समझ रहे हैं बात या नहीं? इस बात को क्लैरिटी के साथ रखिएगा, इस बात को जो मैं आपको बता रहा हूं आज आपको। हाँ, क्यों नहीं बनेगा? देखिए दोनों, क्या एक बात बताइए, गांव के लोगों में बुद्धि नहीं होती क्या? ऐसी बातें करते हैं आप। अंकित सर ने जो बोला है वो परम सत्य है, गांव का बच्चा भी बैंकर बनेगा। प्यारे दोस्त, ये परिवार आरडब्ल्यू है ना, इसने शहर से ज्यादा गांव के लोगों पे काम किया है, क्योंकि गांव तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती थी, वो इन्फॉर्मेशन नहीं साझा हो पाती थी, जो यहाँ इस प्लेटफॉर्म ने कहीं ना कहीं पहुंचाई है। बहुत सारे लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से रेलवे में, पुलिस में, ग्रुप डी में, राइट, पुलिस एसआई में, इस तरह से सब जगह गए, लेकिन बैंक में नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि बैंक का इन्होंने शुरू नहीं किया था। उस वजह से गांव के लोग काफी वंचित भी रह जाते थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि पहले से पहले गांव के लोग नहीं गए बैंक में, खूब गए हैं, लेकिन और अंदर तक जो लेकर गया है वो आरडब्ल्यू लेकर गया बैंकिंग को, राइट? आपको जागरूक किया,
आपके अंदर वो चेतना जगाए कि हाँ आप भी कर सकते हैं। प्यारे दोस्त, उसको एक मोटिवेशन कहा जाता है कि भी आप कर सकते हो, आपके अंदर काबिलियत है, कर सकते हो, राइट, कर सकते हो, ठीक है ना। तो बैंक की नौकरी आरामदायक है क्योंकि आप आराम से बैंक में अंदर गए, आराम से प्रॉपर एक सीट आपको मिलेगी, प्रॉपर एसी वेसी सब चल रहा होगा, लेकिन वहां आपकी बल से ज्यादा वहां आपकी बुद्धि का प्रयोग होगा। बस ये याद रखना, चाहे वो क्लर्क होगा चाहे वो पीओ होगा। अब आप कहेंगे सर हम कैसे कर पाएंगे? तो प्यारे दोस्त, हर जगह चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो बैंक हो, राइट, आपको वो काम सिखाया जाता है जिस काम के लिए आपको नियुक्त किया गया है। अगर आपको आर्मी में भर्ती हो रहे हैं तो आर्मी की आपको पहले एक साल ट्रेनिंग होती है, पूरा प्रॉपर आपको सिखाया जाता है कि कैसे कैसे आपको आगे की जिंदगी बितानी है। वैसे ही सेम पुलिस में भी ट्रेनिंग होती है कि इसी तरह से चीजें आपको काम करना होगा। वैसे ही सेम बैंक में भी आपको ट्रेन किया जाएगा कि बैंक में कैसे कस्टमर के साथ डील करना है, कैसे बात करनी है, क्या क्या काम करना है और उस काम को कैसे करना होगा। ये सब आपको जब आप बैंक में बैठे होंगे उससे पहले आपको ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाएगा। तो इस चीज को लेकर चिंतित बिल्कुल मत होइएगा कि रोहित सर अगर बुद्धि का काम है तो हम तो परेशान हो जाएंगे यार। लेकिन नहीं बच्चे, हर काम को सिखाया जाता है, कोई भी चाहे काम छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर काम को पहले सीखना होता है तब जाकर करना होता है, ठीक है, राइट। अगर मैं आज टीचर बना हूं तो कहीं ना कहीं इसमें मेरे भी टीचर्स का योगदान है। मैंने लगातार अपने टीचर्स को पढ़ाते हुए देखा किस तरह से वो पढ़ाते कैसे करते हैं चीजें। तो आज वही चीजें हम, ऐसा थोड़ी ना कि मैंने पेट में से टीचिंग सीख लिया, मैंने पढ़ाना जो सीखा है ऐसा थोड़ी ना कि पेट से सीख कर आ गया मैं चीजें, राइट। पहले मैंने उन चीजों को सीखा, फिर मैंने ये देखा कि मेरे गुरु किस तरह से पढ़ाते हैं सिखाते हैं, तो वो चीजें मैं आज डिलीवर कर पाता हूं आपके साथ। हर चीज आपको सिखाई जाती है, हर वो काम जिसके लिए आपको नियुक्त किया जाएगा पहले आपको सिखाया जाएगा। तो उस चीज को लेकर चिंतित मत होइएगा। थोड़ी सी चर्चा हुई है लेकिन ये बहुत जरूरी था, आज की चर्चा जरूरी थी। बस मैं ये चाहूंगा कि प्यारे दोस्त, अगर मुझसे कोई भी गलती हो, याद रखना, एक स्टेटमेंट जीवन भर याद रखना, अगर मुझसे कोई भी गलती होती है ना तो प्यारे दोस्त अगर आप मुझे ही बताएंगे ना तो मुझे सुधार करने में बहुत अच्छा लगेगा, राइट। ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा, अगर मुझसे कोई गलती होती है उसे अगर मुझे ही बताओगे आप तो प्यारे दोस्त मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा, सबसे ज्यादा। इस बच्चे ने मेरे अंदर कोई कमी देखी और मुझे जरूर, अगर वो जेन्युइन है तो मुझे सुधार करने की आवश्यकता होगी, मैं जरूर उस पर काम करूंगा। लेकिन बड़ा दुख तब जब होता है कि जब किसी और के थ्रू बेवजह की चीजें जब निकल कर आती हैं, कोई दूसरा व्यक्ति कहता है यार वो बच्चा तो आपके लिए ऐसा कह रहा था, तो फिर अंतरात्मा टूट जाती है बच्चों के प्रति। यार मैं तो मेहनत कर रहा हूं लेकिन बच्चा ऐसा क्यों कर देता है, राइट। ये बात आई होप आप समझोगे। चलिए आइए टॉपिक पे चलते हैं, बहुत चर्चा होगी और ये चर्चा आप याद रखिएगा, कभी कभी ऐसी होती है लेकिन बहुत जरूरी है ये चर्चा आपके साथ। प्यारे दोस्त देखिएगा, प्रश्न आपको दिया गया है, प्रश्न आपको दिया गया, एक एक लाइन को तवज्जो देनी है, राइट। सबसे जरूरी होता है कि भैया जनरेशन गैप, जनरेशन गैप, गैप मतलब गैप जब भी होगा हम वर्टिकल लाइन के थ्रू निरूपित करेंगे। अगर सेम जनरेशन है, मतलब एक ही जनरेशन में है, तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन से, अगर कोई मेल है तो प्लस का साइन, अगर फीमेल है तो माइनस का, अगर कोई शादीशुदा जोड़ा है, मैरिड कपल है, तो हम उसको इक्वल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये चीजें थोड़ी याद रखना। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपसे कहा गया वाई जो है ए की मां है, राइट। वाई जो है वो किसकी मदर है? ए की, यानी कि ये जो ए है, ये जो ए है ए की मम्मी, तो यानी कि मम्मी कौन होंगी? हमारी माताजी हमारी जनरेशन से पहले आई है, हमारी माताजी हमारी जनरेशन से पहले आई है, तो ए की मम्मी कौन? वाई। अब मम्मी है, मम्मी मतलब फीमेल, यानी कि वाई का जेंडर बिल्कुल क्लियर डिफाइंड है। देखना प्यारे दोस्त, आप खुद कह देंगे कि रोहित सर सच बताऊं तो क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, आपको पढ़ना कैसे वो डिपेंड करता है। प्यारे दोस्त बेटा रुक जाइए, उस क्वेश्चन को हम करा देंगे। मुझे ऐसा लगा कल मैंने कुछ ज्यादा ही डेप्थ में क्वेश्चन करा दिया, आज मैं जो क्वेश्चन लेकर आया हूं बिल्कुल इजी लेवल लेकर आया हूं, बिल्कुल एकदम इजी लेवल, पहले बिल्कुल एकदम नीचे से उठाएंगे, ठीक है। उस क्वेश्चन को मैं जरूर डिस्कस करूंगा, कल डिस्कस करूंगा, लेकिन आज आपका एक बेस तैयार कर देते हैं, क्वेश्चन धीरे धीरे उठाते हैं पहले, ठीक है। तो चिंतित मत होइए, उस वाले प्रश्न को भी दोबारा समझाया जाएगा, लेकिन आप एक बार बेस तैयार कर लीजिए। फिर कह रहा है कि ए एम का पिता है, ए जो है ए एम का, प्यारे दोस्त किसका पिता है? एम का। तो एम का पिता ए है, तो सीधी सी बात समझिएगा, एम से पहले वाली जनरेशन। जनरेशन गैप का मतलब सीधी सी बात वर्टिकल लाइन, जब भी कोई जनरेशन गैप होगा या तो उससे बड़ी जनरेशन का होगा या उससे नीचे की जनरेशन का होगा, तो जनरेशन गैप होगा, ठीक है। फिर आपसे क्या कहा गया है? के का विवाह डब्ल्यू से हुआ है, राइट, जो एम का चाचा है। प्यारे दोस्त मैंने क्या बताया था, अगर वाक्य को जो या जो की से जोड़ा जाएगा तो वो दूसरे वाले व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, पहला व्यक्ति के और दूसरा व्यक्ति डब्ल्यू, तो यानी कि डब्ल्यू जो है एम का चाचा है। एम का चाचा कौन है? एम का चाचा डब्ल्यू है। एम का चाचा कौन है? एम का चाचा डब्ल्यू है, राइट। एम का चाचा, चाचा है तो आपका पापा वाली जनरेशन में होगा, हमारे मतलब मैं हूं, तो मेरे पापा जिस जनरेशन में होंगे उसी जनरेशन में मेरे चाचा होंगे, क्योंकि मेरे पापा का भाई, मेरे पापा की बहन, वो एक ही जनरेशन के लोग हैं या नहीं है? है नहीं। मेरे बाबा यानी कि मेरे पापा के भी पापा, यानी मेरे पापा से एक जनरेशन पहले, फिर उस पापा के से पहले भी एक जनरेशन पहले, तो हमारे दादाजी होंगे। इस जनरेशन गैप को आप समझिएगा, इस जनरेशन गैप को थोड़ा सा समझिएगा, राइट। आगे देखिए, आगे कहा गया था कि भाई क्या कह रहा है, आपसे कहा गया डब्ल्यू के इज मैरिड टू डब्ल्यू, यानी के की शादी डब्ल्यू के साथ। मैंने क्या बताया, अगर किसी एक का शादीशुदा जोड़े के केस में अगर किसी एक का जेंडर अगर मुझे पता है तो दूसरे का स्वाभाविक होगा, क्योंकि डब्ल्यू की शादी कैसे हुई है, अगर डब्ल्यू मेल है तो स्वाभाविक है के शुड बी फीमेल, के आपकी कैसी होनी चाहिए? महिला होनी चाहिए, ये बात आपको मालूमात होनी चाहिए, राइट। आपसे कह रहा है एम इज द चाइल्ड ऑफ जेड, अगर एम के पापा ए है, पहले तो बहुत ध्यान समझिएगा, क्या कह रहा है आपसे, एम जो है जेड का बच्चा है, एम के पिताजी ए है, राइट, मतलब पिता भी है ए। अब वो कह रहा है कि भाई इसका जेड का बच्चा कौन है? एम, यानी कि अगर ए पिता है तो जेड निश्चित माता होगी, क्योंकि जेड तभी, इस बात का हक जेड को तभी मिल सकता है क्योंकि अगर मुझे एम के पिता निश्चित पता है, अगर मुझे एम के पिता अगर मुझे निश्चित पता है, तो दूसरा अगर जो कह रहा है कि ये मेरा बच्चा है तो स्वाभाविक है वो महिला होगी, क्योंकि ए तो पिता है ना। अगर जेड ये कह रहा है कि जेड जो है ये क्लियर कह रहा है कि एम मेरा बच्चा है, तो ए की शादी निश्चित जेड के साथ हुई होगी। अगर ए का जेंडर पता है तो जेड फीमेल, तो ए का बच्चा एम और जेड का भी बच्चा एम, तभी ये संभव है। तो कह रहा है एक्स जो है, एक्स आपका जेड का ससुर है, जेड का ससुर, ससुर कब हो सकता है? राइट, जैसे मेरा ससुर, मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि मेरा ससुर है कोई, मेरा ससुर, तो यानी कि वो कब हो सकता है? जब मेरी पत्नी का पिता, मेरी पत्नी का पिता मेरा कौन होगा? ससुर होगा, होगा कि नहीं? वैसे ही सेम जेड का ससुर अगर आपका बोल रहा है एक्स है, तो वो कब हो सकता है? जेड के पति का पिता, यानी कि वाई की शादी एक्स के साथ, जेड के पति का पिता जेड का ससुर हो जाएगा। प्रश्न हमारा हो गया। अब प्रश्न में क्या पूछ रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से वाई की पोती, तो प्यारे दोस्त वाई की पोती, लेकिन यहां पर जेंडर डिफाइन नहीं है, एम का जेंडर, एम का लिंग हमें नहीं पता है कि वो मेल है या फीमेल है। एम का जेंडर अगर हमें पता होता तो हम बता देते, राइट, इसलिए हम क्या कहेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये ज्ञात नहीं किया जा सकता, राइट, ज्ञात इसलिए नहीं किया जा सकता
अभी ये क्लियर है क्वेश्चन? तो बताइए, बताइए सभी को क्लियर है? एक एक बच्चे को तवज्जो देनी है, एक एक बच्चे को थम्स अप करना है, एक एक बच्चे को, सिंगल एक एक बच्चा थम्स अप करेगा कि हाँ जी रोहित सर ये बिल्कुल क्लियर है। देखिए हमें अगर ये पता होता तो हम बता देते ना, एम का जेंडर भी तो पता होना चाहिए ना प्यारे दोस्त। अब यहां पर एक बात तो चली है, यहां पर एक बात और चली है, जैसे कि ये बोला है बच्चा, प्यारे दोस्त यहां पर भी समझिएगा इस बात को, बच्चा यानी कि चाइल्ड, तो ये जेंडर यहां से डिफाइन नहीं होता कि बच्चा मेल है या फीमेल है, राइट। बच्चा जब भी कहा जाता है, जैसे आपने कभी सुना होगा, जैसे मेले में कोई छोटा बच्चा है, राइट, तो मेले में क्या होता है कि एक आदमी आवाज लगाता है कि अरे किसका बच्चा खो गया। वो इसलिए कहता है क्योंकि हम बचपन में एक ऐसा भी पहनावा कर लेते तो हम ये नहीं पहचान पाते कि ये बच्चा जो है मेल है या फीमेल है, तो हम सीधा कहते हैं ये बच्चा किसका है, राइट। अगर हमें पता चल जाए कि ये लड़का है या लड़की है तो फिर कहते हैं अरे ये किसी का लड़का खो गया है, इस लड़के को जो है इस रंग का कपड़ा पहना हुआ है, ये लड़की किसकी है तो हम बता दें। लेकिन अगर हम ये नहीं पता कर पा रहे हैं क्योंकि बच्चे में नहीं पता चल पाता, राइट। अगर 2-3 साल का बच्चा खो जाए तो आप नहीं पता लगा पाते लड़का या लड़की है, तो उस केस में हम क्या कहते हैं, उसको बच्चा ही कहते हैं, राइट, बच्चा ही कहते हैं। आइए अगले प्रश्न को तवज्जो दीजिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, आप सभी के समक्ष है। एक बच्चे की क्वेरी थी, अगर साथ काश वो मुझे सीधा बता देता तो बहुत अच्छा लगता। बड़ा दुख होता है कि जब आप चीजें ना बहुत गलत तरीके से चीजें करते हैं, दुख होता है कि भाई एक टीचर, जो आज के समय में टीचर को वाकई में लोग बच्चा टीचर नहीं समझ रहा है, वो एक तरह से एक जरिया समझ रहा है कि बस ये एक व्यक्ति है, इसका कोई और औचित्य नहीं है, राइट। एक बच्चा कह रहा है कि मुझे ऑप्शंस भी हिंदी में चाहिए, ऑप्शंस भी। लीजिए प्यारे बच्चे, आपकी डिमांड पर हमने विकल्प को भी हिंदी में ला दिया है, ठीक है, विकल्प को भी हिंदी में ला दिया है, ओके, विकल्प को हमने हिंदी में कर दिया है। लेकिन मैं बस इतनी सी बात कहूंगा, बहुत सिंपल सी बात कह रहा हूं, आज की जो आपकी समस्याएं हैं ना, जो सच में मेरे अकॉर्डिंग तो इरेलेवेंट है। क्यों है ऐसा? क्योंकि दोस्त मैं जानता हूं, मैं भी बहुत मातृभाषा है मेरी हिंदी, और मैं उसे बहुत प्रेम करता हूं, इसमें कोई शक नहीं है, राइट, कोई सच में शक नहीं है। मैंने बचपन से हिंदी माध्यमिक से ही मैं भी पढ़ा, मैं कोई सीबीएसई बोर्ड वाला लड़का नहीं हूं, राइट। हाँ बस ये बीटेक के दौरान मैंने सारी चीजें इंग्लिश में पढ़ी, तो मैंने इस चीज के लिए कभी समस्या नहीं जताई कि यार इंग्लिश में क्यों आ गई एकदम अचानक से। ये मेरा डिसीजन था बीटेक करने का, तो मेरा डिसीजन है तो फिर मुझे करना होगा उस काम को, मुझे फिर भाषा मेरे लिए बाध्य नहीं होगी। अगर मैं कोई डिसीजन ले रहा हूं तो मेरे लिए फिर कोई भाषा बैरियर नहीं होना चाहिए, मेरा सिर्फ एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे उस स्थान तक पहुंचने के लिए जो जो सीखना पड़ेगा मैं सब सीखूंगा, जो जो कार्य मुझे करना पड़ेगा मैं सब करूंगा, क्योंकि मैंने अपना लक्ष्य चुना है, ये मेरा लक्ष्य है, राइट। तो मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि यार मेरे तो नहीं समझ में आ रही है, तो इंग्लिश में है, जबकि मैंने नर्सरी से लेकर 12वीं तक मैंने प्योर हिंदी पढ़ा, प्योर हिंदी, और जिसमें कि सरस्वती विद्या मंदिर, जो कि जाना ही प्योर हिंदी के लिए जाता है, वहां से एक उठकर बच्चा बीटेक करता है, उसने कभी कोई समस्या जताई नहीं, बहुत आराम से बीटेक हुई, क्योंकि मैं मेहनत करना जानता हूं। अगर आप मेहनत करना जानते हैं तो निश्चित कोई भाषा आपको रोक नहीं सकती, याद रखिएगा। बाकी आप जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा, राइट। आइए इस प्रश्न को तवज्जो देते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए अब पहले से देखिए, चैप्टर शुरू नहीं होता, पहले से कहने लगते हैं कि मुझे समझ नहीं आता, समझ में अब इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिएगा। कोई चीज ऐसा नहीं बनी है जो आज तक, जो आपको अगर कोई समझाए तो वो समझना आए, बशर्ते हम उस पर कितना, हम ये कितना ध्यान देते हैं कि हम कितना समझने के इच्छुक हैं, राइट। चलिए, क्यों यू की सास है? अब देखो, यू की सास कौन है? यू की सास तभी हो सकती है जब यू की जिसके साथ भी कोई भी व्यक्ति होगा, मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन मैं ये जानता हूं यू की जिसके साथ शादी हुई है उसकी माता ही यू की सास कहलाई जा सकती है। ये बात आपको समझ में होना चाहिए। मैंने कहा ना, रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशन को समझना। अगर रिलेशन की समझ आपके अंदर है तो प्रश्न अपने आप टूट जाएगा, अपने आप बिखर जाएगा। अगर संबंधों का अगर आपको समझ है तो भाई यू क्यू जो है यू की सास है, वो कब हो सकता है, तो ये दिमाग में आपके चलना चाहिए। ये कब हो सकता है? यू की जिसके साथ भी शादी हुई होगी उसकी मम्मी यू की सास कहलाएंगे, ठीक है, राइट। अगर मान लीजिए मैं कहता हूं रीता मेरी सास है, कोई एक एग्जांपल दे रहा हूं, रीता मान लीजिए मेरी सास है, तो मेरी सास रीता कब हो सकती है? जो मेरी पत्नी होगी उसकी मम्मी रीता, रीता मम्मी को कह रहा हूं, जेंडर रीता नाम के अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूं, सीधा फीमेल है रीता, रीता फीमेल है, रीता मेरी सास है, तो वो तभी हो सकती है मेरी सास जब मेरी वाइफ मेरी पत्नी की मम्मी। सेम वैसे ही यू की जिसके साथ शादी हुई उसकी मम्मी। वी जो है टी का पुत्र है, और मैंने बताया था कि अगर वाक्य को जो या जो की से जोड़ा जाएगा तो समझ लीजिएगा वो दूसरे वाले व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। टी जो है क्योंकि इकलौती संतान है, टी जो है, अब इस बात को समझिए, इकलौती, इकलौती का मतलब ये होता है कि अब उसके कोई और बच्चा नहीं होता, अब उसके कोई और बच्चा नहीं होगा, सिर्फ इकलौता बच्चा है। तो क्योंकि इकलौती संतान टी है तो फिर तो सीधी सी बात टी यही होगा। अगर इकलौती संतान है तो टी की यू के साथ शादी हुई है, और वी जो है टी का पुत्र है, पुत्र है तो जेंडर क्लियर है, राइट, पुत्र है तो जेंडर क्लियर है, राइट, क्लियर। अब देखो ध्यान रखना, जब भी बात आ जाती है चाइल्ड, मतलब हिंदी में आप उसको क्या कहते हैं, संतान। संतान का मतलब है कि या तो बेटा होगा या बेटी होगी, बट जेंडर के बारे में हम नहीं कह सकते, बिकॉज जो संतान, संतान का अर्थ ये है, चाइल्ड का मतलब ये है कि उसका जेंडर नहीं पता है, उसका बच्चा है। जैसे मान लीजिए मेरा एक बच्चा है, मान लीजिए मैंने एग्जांपल दिया कि मेरा एक बच्चा है, राइट, तो वो उसका जेंडर आप नहीं कह सकते। अगर या मेरा बेटा है या मेरी बेटी है तो उस केस में फिर आपको क्लियर रहेगा कि हाँ ये बेटा है या बेटी है। लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरा एक संतान है, ऐसी स्थिति में वहां मैंने जेंडर नहीं बताया कि वो मेल है या फीमेल है, वो मेल है या फीमेल है, मैंने उसके बारे में नहीं बताया, ओके। चलिए, तो वैसे यहाँ पे, लेकिन ऐसे यहाँ पे कहता है टी जो है इकलौती संतान है क्योंकि, तो यहाँ पे टी का जेंडर डिफाइंड नहीं है, ठीक है जी बच्चों। अब आप समझिएगा, एक एक लाइन को हम कहीं से कहीं तक भी मोड़ नहीं रहे, जैसे जैसे वो बोल रहे हैं हम वैसे वैसे उसको करते जा रहे हैं, ठीक है बच्चे। अब आपसे कह रहे हैं टी जो है एस का दामाद है, टी जो है एस का दामाद है, ठीक है, टी किसका दामाद है? एस का दामाद। प्यारे दोस्त, एस का दामाद, सन इन लॉ। दामाद का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? सन इन लॉ, राइट। एस का सन इन लॉ तभी हो सकता है जब यू के पेरेंट होंगे एस, यू जो है यू के पेरेंट एस होंगे, तो एस के बच्चे का या एस की बेटी का पति, एस की बेटी का पति, यानी कि आप कह सकते हो कि टी जो है एस का दामाद होगा, ठीक है, राइट। मान लीजिए मैं कह दूं राम, राम का दामाद रोहित है, राम का दामाद रोहित है, यानी कि रोहित मेल है, रोहित मेल है, मैं अपने आपको कह रहा हूं मैं मेल हूं। राम का दामाद कौन है? रोहित। तो सीधी सी बात है, राम की बेटी की शादी रोहित के साथ हुई है, राम की बेटी की शादी रोहित के साथ हुई होगी। वैसे ही सेम यहां पर कहा गया टी जो है एस का दामाद, वो तभी हो सकता है जब एस की बेटी यू की शादी टी के साथ हुई है।
ठीक है बच्चे, जो आर की पत्नी है, मैंने कहा था कि जब भी कभी अगर किसी वाक्य को जो से जोड़ा जाए तो यानी कि दूसरे वाले व्यक्ति के बारे में, यानी एस जो है, एस आर की पत्नी कौन है? एस। शादीशुदा जोड़े के केस में अगर किसी एक का जेंडर मुझे अगर क्लियर है तो दूसरे का स्वाभाविक होगा। बहुत सिंपल सी बात। डब्ल्यू जो है पी का पोता है, पी का पोता जो क्यू से विवाहित है, यानी कि पी की शादी क्यू से सही है, पी की शादी क्यू से हुई है और पी का पोता डब्ल्यू होगा, पी का पोता डब्ल्यू होगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर सबसे ज्यादा बच्चा अगर कंफ्यूज होता है तो वो इसमें कंफ्यूज होता है। सबसे ज्यादा अगर कंफ्यूजन बच्चे को होता है तो इस प्रश्न में प्यारे दोस्त ये कह रहा है कि आर डब्ल्यू से, यानी कि जिससे भी बोला जाए ना, डब्ल्यू से अगर ऐसा बोल जाए जिससे भी संबंधित है, राइट, वहां से आपको देखना होता है। यानी आर जो है, आर डब्ल्यू से, तो आर जो है डब्ल्यू से क्या होगा? आर डब्ल्यू के नाना होंगे। आर जो है डब्ल्यू की मम्मी के पिता, मेरी माता के पिताजी मेरे नाना होंगे, और मेरे पापा के पिताजी मेरे बाबा दादा, मेरी मम्मी के पिताजी मेरे नाना होंगे। देखिए कितनी गंदगी भैया, क्या बोले यार, ये कोई तरीका है? राइट, एक बच्चा कह रहा है, देखिए सोचिए तो सही, एक बच्चा कह रहा है सर अगर आप फीमेल को सर्कल में और मेल को स्क्वायर में शो करते हो तो शायद सभी को, ये क्या लॉजिक है भाई? सभी को समझ में आए। मुझे पढ़ाते पढ़ाते 12 साल हो गए, पढ़ाते पढ़ाते, जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो मैं 7-8 साल से पढ़ा रहा हूँ, 2017 से 2016 के एंड से मतलब जो है मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पढ़ाना शुरू किया। राइट, मुझे नहीं पता अदर टीचर हो सकता है, मुझे ये श्योर है किताबों में भी और टीचर्स भी बहुत यूज करते हैं कि सर्कल को फीमेल मान लिया और स्क्वायर को मान लिया, उन्होंने मेल, ऐसा करते हैं। लेकिन मैं आपको नहीं रोक रहा हूँ इस चीज के लिए, मैं कभी आपको नहीं रोकूंगा अगर आपको लगता है, क्योंकि देखिए सिर्फ मेल और फीमेल का ही तो दिक्कत है, मेल और फीमेल का ही तो दिक्कत है। आपको इतनी छोटी सी बात क्यों समझ नहीं आती कि मेल को मैंने बिल्कुल सिंपल शब्दों में कह दिया प्लस और फीमेल को मैंने कह दिया माइनस। अगर आप माने तो सर्कल को आप मान सकते हैं फीमेल और मेल को मान सकते हैं स्क्वायर, ये आपकी चॉइस है। इससे इससे प्रश्न का क्या दिक्कत आ रही है इसमें? सोचिए ना आप, फिर अब आप इस बात को भी लिख देंगे कि रोहित सर अगर ऐसा कर दें, सर्कल बना दें, स्क्वायर बना दें तो ज्यादा समझ में आए, कोई लॉजिक है इस बात का? चलिए, हाउ इज आर रिलेटेड टू डब्ल्यू? आर रिलेटेड टू डब्ल्यू, डब्ल्यू की मम्मी के, यानी कि डब्ल्यू से कैसे संबंधित? आर जो है डब्ल्यू से नाना के रूप में संबंधित, यानी कि अगर इसको हिंदी में शुद्ध अगर हम वो करें तो आर जो है डब्ल्यू से किस रूप में? डब्ल्यू से नाना के रूप में संबंधित है, आर नाना के रूप में। राइट, तो जब भी ग्रैंडफादर आएगा तो आप यही समझेंगे कि ग्रैंडफादर मतलब नाना या दादा, दादी या नानी, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ग्रैंडफादर है, अब ये हिंदी के केस में वही चीज आ जाती है निकल के, क्योंकि वो हिंदी फिर वो वही जो पकड़ लेता है वो चीज, राइट, ठीक है, तो मैंने इसलिए लिख दिया दादा या नाना, यू कैन से दादी या नानी, सो डी ऑप्शन शुड बी करेक्ट, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब है। मैंने कभी मैं मना नहीं करूंगा इस चीज के लिए। अगर आप सर्कल स्क्वायर से क्वेश्चन बना रहे हो, मेरा बस इतना सा मोटिव है कि आपसे प्रश्न बन जाए, आप प्रश्न बनाने लगे, राइट, दिस इज माय मोटिव। मेरा मोटिव ये नहीं है कि आपने उसको सर्कल क्यों किया, नहीं, आप प्लस है तो प्लस यूज करेंगे, मैं ऐसा नहीं, राइट, आप भारत में हैं, आप आजाद हैं, बस आप प्रश्न बनाइए, ठीक है, राइट, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। मुझे पता है ना, मैं जानता हूं कि आप कहां फंस सकते हैं और उसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था, आप कहां फंस सकते हो, इसलिए मैंने आपको क्लियर बता दिया। मुझे पता था कि आप यहां फंसोगे तो मैंने पहले बताया कि आप यहां फंस सकते हैं, इसको इस तरह से समझ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आइए इस प्रश्न को देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। इस प्रश्न को देखिए, तवज्जो दीजिएगा, इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। क्यू जो है ओ का पुत्र है, ओ का पुत्र कौन है? ओ का पुत्र, ओ का सन कौन है? क्यू है, क्यू इज द सन ऑफ ओ, जो केवल 2 बच्चों की मां है, जो केवल 2 बच्चों की मां है, राइट। आपको पता है जब भी वाक्य को जो या जो की से जोड़ा जाए तो सेकंड पर्सन के लिए बात की गई है, यानी कि ओ जो है केवल 2 बच्चों की मां है, ओ जो है केवल 2 बच्चों की मां, यानी कि 2 बच्चे होंगे, तो क्यू और एक और होगा भाई। क्यू आर का साला या जीजा है, क्यू जो है, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां बच्चा अक्सर कंफ्यूज होता है। ब्रदर इन लॉ, मैंने क्या कहा था कि भाई इंग्लिश में एक शब्द है, लेकिन हिंदी में साला भी होता है, जीजा भी होता है, देवर भी होता है, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ एक शब्द है कि वो ब्रदर इन लॉ बोल रहे हैं, ओके, एक शब्द यूज किया गया, लेकिन हिंदी में आपको क्लैरिटी, साला जीजा कुछ भी हो सकता है। तो भाई अब देखो कैसे हो सकता है साला या जीजा, तो ब्रदर इन लॉ कैसे हो सकता है कि क्यू का कोई भाई या बहन जिसकी शादी आर के साथ हुई हो, तो क्यू जो है आर की जिसके साथ शादी हुई है उसका भाई क्यू जो है, या तो आपका जो है क्या होगा, मोस्टली साला ही होगा यहाँ पे तो, राइट। लेकिन देखते हैं आगे, देखते हैं। अब कह रहा है कि जिसका कोई भाई या बहन नहीं है, राइट, जिसका कोई भाई या बहन नहीं है, यानी कि देखिएगा जब भी मैंने बताया ना जो कि, जो कि, जिसका, अगर इस तरह के वाक्य अगर आपको दिखते हैं, अगर इस तरह के वाक्य अगर आपको दिखते हैं तो ऐसी स्थिति में सदैव याद रखना सेकंड पर्सन, यानी कि जिसका मतलब आर के लिए बात की गई, आर जिसका कोई भाई बहन नहीं है, तो यानी कि ये जो हमने अज्यूम किया है ये बिल्कुल सही किया है, ठीक है। नहीं तो अगर देखिए, अगर मैं यहां पर एक बात बताऊं, समझाऊं, यहां पे क्यू आर का साला या जीजा, तो यानी कि 2 अर्थ निकल सकते थे, यानी कि क्यू जो है, क्यू का कोई भाई या बहन जिसकी शादी आर के साथ हुई है, राइट, उस केस में या तो क्यू आपका साला होगा या देवर होगा, ठीक है। अगर मैं कहूं कि क्यू की जिसके साथ शादी हुई है उसका भाई या बहन आर, ऐसा हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में क्यू डेफिनेटली क्या हो जाएगा, जीजा हो जाएगा, क्यू जो है जीजा हो जाएगा, जीजा क्यों हो जाएगा जीजा, क्योंकि क्यू अगर मेल है तो क्यू की शादी फीमेल के साथ हुई होगी, यानी कि आर की बहन का पति, यानी कि मेरी बहन का पति मेरा जीजा, मेरी बहन का पति यानी कि मेरा जीजा, ठीक है। और यहां पे हो रहा है कि आर की जिसके साथ शादी हुई, यानी कि क्यू का यहां पे कोई भाई भी हो सकता है, बहन भी, अगर भाई हुआ ये, तो आर जो क्यू जो है आर का देवर हो जाएगा। अगर ये बहन हुई, यानी क्यू की बहन की शादी, तो ये क्या हो जाएगा, फिर इस केस में क्यू जो है साला हो जाएगा। तो यानी कि ये संभावित केस बनते हैं इस तरह से, ब्रदर इन लॉ के केस में ये संभावित केस बनते हैं, ब्रदर इन लॉ के केस में हमें साला या जीजा दो दिखाने तो इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है, राइट। चलिए
लेकिन अगली ही लाइन में उसने क्लियर कह दिया, अगली ही लाइन में उसने कह दिया सिबलिंग। बेटा ध्यान रखना, सिबलिंग का मतलब क्या होता है, यहां पर ध्यान रखेंगे सिबलिंग। हिंदी वालों के लिए तो ये चीज आसान हो जाती है, सिबलिंग वाला बात, सिबलिंग वाली बात हिंदी वालों के लिए याद अच्छे से हो जाएगी। लेकिन अगर कोई इंग्लिश में बच्चा देख रहा है, इंग्लिश में सीखना चाह रहा है, तो सिबलिंग का मतलब होता है भाई या तो भाई भाई, सिबलिंग का मतलब होता है भाई भाई या बहन बहन, राइट, या फिर भाई बहन, या फिर भाई बहन, राइट, यानी कि मेल मेल, फीमेल फीमेल या मेल फीमेल में से सिबलिंग। सिबलिंग हमारे सगे भाई के लिए, बहन के लिए बात की जाती है, लेकिन ये नहीं पता होता कि उसका जेंडर क्या है। बट वी नो वेरी वेल कि आइदर बी ब्रदर और बी सिस्टर। अगर मैं कहूं कि मेरा एक सिबलिंग है, तो सिबलिंग का मतलब है यू कैन नॉट डिसाइड कि मेरा भाई ही होगा, या यू कैन नॉट डिसाइड कि मेरा बहन ही होगा, आइदर बी ब्रदर और बी सिस्टर। इफ आई एम सेइंग कि मेरा एक सिबलिंग है, तो आपको क्या समझना है, आप ये समझेंगे कि या तो रोहित सर का भाई होगा या फिर रोहित सर की बहन होगी। इफ आई एम सेइंग कि वी हैव ओनली वन सिबलिंग, मेरा केवल एक सिबलिंग है, सो यू विल अंडरस्टैंड कि आइदर बी ब्रदर और बी सिस्टर, या तो भाई हो सकता है या फिर बहन हो सकती है। ओके बच्चे, क्लियर है बात सभी का? नहीं बात समझ आ रहा है सभी का? नहीं आ रही है? क्लियर है? चलिए ओके बेटा, तो ये ध्यान रखिएगा। तो जैसे उसने कहा कि आर का कोई सिबलिंग नहीं है, यानी आर का कोई भाई या बहन नहीं होगा, तो यानी कि आर का कोई भाई या बहन नहीं होगा। हमने ये दो पॉसिबल केस बनाए थे कि क्यों ब्रदर इन लॉ इस वजह से भी है, क्यों ब्रदर इन लॉ यहां से भी हो सकता है। ब्रदर इन लॉ इस केस में भी बन रहा है, इस केस में भी, लेकिन उसने एक कंडीशन साफ कह दी कि आर का कोई सिबलिंग नहीं है, यानी कि सिबलिंग का मतलब भाई बहन नहीं है। तो लेकिन यहां तो आ रही है, तो ये वाला केस रॉन्ग हो गया, यानी कि ये फिर परफेक्ट राइट है, और यही हमने फिर बनाया भी है, यही फिर हमने इस बात को यहां पे तवज्जो दी भी है। फिर कह रहा है एस इज डॉटर इन लॉ ऑफ एन, एन हु, यानी कि एस जो है एन की बहू है जिसका विवाह ओ से हुआ है, यानी कि जो कि जिसका सेकंड पर्सन, एन का विवाह ओ से, ओ फीमेल है तो एन मेल। एस जो है एन की बहू है, एस जो है एन की बहू कब हो सकती है, एन के बेटे की वाइफ, एन के बेटे की वाइफ, तब हम कह सकते हैं एस जो है एन की बहू, डॉटर इन लॉ। क्या कह सकते हैं हम? डॉटर इन लॉ। टी ओ का पोता है, टी जो है ओ का पोता है, पी जो है टी का पिता है, पी जो है टी का पिता। तो देखिए यहां पर इस केस में कहां कर सकते हैं, पी जो है टी का पिता, पी की शादी आर के साथ, आर फीमेल, राइट, पी जो है टी का पिता है, पी जो है टी का पिता है, और टी इज ग्रैंडसन ऑफ ओ, टी जो है ओ के बेटे का बेटा, ओ के बेटे का बेटा, टी यहां पर ये हो सकता है। अब देखिए यही आपको बच्चों कंफ्यूज कर सकता है कि यार हम यहां कह सकते हैं, तो ब्लड रिलेशन में अगर सीधा सीधा इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, सीधी सीधी इंफॉर्मेशन दी गई है, तो आप बता सकते हो। लेकिन ब्लड रिलेशन में हम तब ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि जब दो संबंध टूटे हुए हो, बिखरे हुए हो, लेकिन उनको हमें एक साथ जोड़ना हो, राइट, दो रिलेशंस को, दो संबंधों को हमें एक साथ कंबाइन करना हो, तब ऐसी स्थिति में तब हमें कहीं ना कहीं पॉसिबल केसेस की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, तब ऐसी स्थिति में हमें कहीं ना कहीं पॉसिबल केसेस की, यानी कि हमें अपने अनुमान, अपना दिमाग लगाना पड़ता है उस केस में। जैसे कि हमारे पास यहाँ कोई विकल्प नहीं था, लेकिन हमें ये पता था कि ये वाला स्थान खाली है, तो यानी कि यहाँ इस स्थान को भरा जा सकता है। ये आपकी कहीं ना कहीं जो चीजें बदलेंगी या सुधार आएगा वो तभी आ सकता है जब आप प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आपकी समझ बनेगी, राइट। चलिए, एक बच्चा कह रहा है कि ओ हु इज द मदर ऑफ ओनली 2 चिल्ड्रन। देखिए एक बच्चा कह रहा है कि सर उसने ये कहा है कि ओके 2 बच्चे, एक बेटा बेटी, कहीं लिख रहा है पूरे प्रश्न में, कहीं ये दिखा दे कि उसने ये कहा है कि ओके एक बेटा और एक बेटी, बताइए जरा, कहीं भी बता दीजिए। बेटा साला हो या जीजा हो, एक ही शब्द यूज होगा, ब्रदर इन लॉ। थोड़ा समझिएगा इस चीज को, डेप्थ जानिएगा चीजें। हाँ ऑब्वियसली होने दीजिए, जो भी हो रहा है, जीजा हो रहा है, साला हो रहा है, होने दीजिए ना। उसने पहले हमें चॉइस दे दी है, कुछ भी बनाइए, साला या जीजा में से कुछ बनाइए, बनाइए तो सही, साला या जीजा में से कुछ तो बनाइए। तो हमारी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने ये दो पॉसिबल केस बनाए, एक हमने बनाया किसका, एक केस हमने बनाया साले का, और एक केस हमने बनाया किसका, यहां पर जो बनाया था, यहां पर हमने एक केस बनाया था जीजा का, राइट, जीजा और साले का। तो यानी कि जीजा वाला तो केस कट गया, फिर तो साला हो गया फिर, राइट, या फिर साला कह रहा हूं देवर हो गया, सॉरी देवर है ये, यही तो चीज है। मैं आपको यही कल बताने का प्रयास कर रहा था। बेटा हिंदी में ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ आपको परेशान कर सकता है। जब भी कभी साला या जीजा आ जाए ना, आप भूल जाइएगा, आप अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। ब्रदर इन लॉ का मतलब ये होता है कि अब ब्रदर इन लॉ की जगह पे कुछ भी आ जाए। ब्रदर इन लॉ का मतलब ये है कि साला मिल जाए, जीजा मिल जाए या देवर मिल जाए, बस कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। यही सारा खेल है इस ब्लड रिलेशन में, जो आपको सच में सबसे ज्यादा परेशान करता है, तो यही केस है। ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये ऐसे ही केस हैं जो आपको परेशान करते हैं। इस पर मैं बहुत अच्छे से डिटेल में चर्चा करूंगा, बहुत डिटेल में। प्यारे दोस्त, यहां पे क्या आ रहा है कि आर के पति का भाई है, तो अगर मेरे, राइट, मैं मान लीजिए मैं अपने आप को एक सेकंड के लिए लड़की मान लेता हूं, तो मेरे पति का भाई मेरा देवर होगा, देवर या जेठ, मेरे पति का भाई मेरा देवर या जेठ। तो आप बहुत सारे बच्चे कह सकते हैं सर यहां तो साला जीजा लिखा हुआ है, तो यही मैं समझाने की बार बार आपको कोशिश करूंगा कि जब भी कभी साला जीजा या जब भी कभी साली या आपकी जो है ननद अगर ऐसा लिखा है, तो आप इंग्लिश देख लो, और इंग्लिश देखते ही फिर रोहित सर की उस बात को याद करना कि रोहित सर ने बताया था कि अगर ब्रदर इन लॉ हो तो एक चीज याद रखनी है कि वो साला भी हो सकता है, वो जीजा भी हो सकता है, वो देवर भी हो सकता है। सिस्टर इन लॉ के केस में वो साली भी हो सकती है, वो ननद भी हो सकती है, वो देवरानी भी हो सकती है, राइट, और वो भाभी भी हो सकती है। सिस्टर इन लॉ के केस में क्या क्या बना, सिस्टर इन लॉ के केस में साली, ननद, भाभी और देवरानी। देखिए कितना कितना, चार, एक वर्ड है सिस्टर इन लॉ, लेकिन चार आपके लिए बन रहे हैं। ठीक है, चलिए, राइट, एन का क्या पूछा है, एन का देखिए, एन हु, मैंने कहा था कि अगर वाक्य को दो वाक्य हैं, अगर दो वाक्य को जो या जो की या जिसका, यानी कि हु, विच या हुज से अगर जोड़ा जाए, तो सीधी सी बात समझिएगा कि वो सेकंड पर्सन के बारे में बात कर रहा है, वो सेकंड पर्सन के बारे में बात कर रहा है। अब आ जाइए, मैं थोड़ा सा आपको एक चीज चर्चा और समझाता हूं, एक चीज और सिखाता हूं। अगर कभी भी ये लिखा आ जाए ब्रदर इन लॉ, तो हिंदी में अगर कभी ये हो जाए ना सिर्फ जीजा लिख रहा हो, आप उस चीज को भूल जाइएगा कि मुझे इस चीज को भूल जाना है। रोहित सर ने बताया है कि ब्रदर इन लॉ का मतलब साफ ये है कि हमें जीजा मिल जाए, हमें साला मिल जाए, हमें देवर मिल जाए, इनमें से कोई भी अगर बन जाता है तो बनाइए। उदाहरण के तौर पे जैसे आपसे कहा जाए ए इज ब्रदर इन लॉ, ए इज ब्रदर इन लॉ ऑफ बी, यानी कि ए जो है बी का साला, जीजा, देवर है,
यानी कि अब इस बात के क्या क्या केस बन सकते हैं। देखिए ए जो है जीजा अगर बनाना है, जैसे ए ब्रदर इन लॉ है, तो ए की शादी जिसके साथ शादी हुई है, राइट, ए की जिसके साथ शादी हुई है उसका भाई या बहन, तो ऐसी स्थिति में ए जो है क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति में ए जो है जीजा हो जाएगा, तो क्या हो गया, ब्रदर इन लॉ। ठीक है। अगर मान लीजिए ए का कोई भाई या बहन, ए का कोई भाई या बहन जिसकी शादी बी के साथ हुई है, तो ऐसी स्थिति में यहां से जो है देवर भी बन सकता है और साला भी बन सकता है। आप कहेंगे सर कैसे, ये ए जो है ए आपका देवर भी हो सकता है साला भी। अब आप कहेंगे ऐसी क्या चीज है, ये डिपेंड करेगी बी के जेंडर पे, बी के जेंडर पे डिपेंड करेगी कि वो देवर होगा या साला होगा। यानी कि अगर बी फीमेल है, बी अगर फीमेल है तो बी की शादी मेल के साथ, तो ऐसी स्थिति में ए जो है क्या हो जाएगा, देवर हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहां पे बी का जेंडर अगर मेल होता, बी का जेंडर मेल तो बी की शादी फीमेल के साथ होगी, तो ऐसी स्थिति में ए जो है बी का साला होता, क्योंकि बी की वाइफ का भाई साला होगा, बी की वाइफ का भाई साला, या अगर बी फीमेल है तो ये मेल हो जाएगा, तो बी के पति का भाई क्या हो जाएगा, देवर हो जाएगा। ये बात समझिएगा इस चीज को, राइट, ये बात समझिएगा इस चीज को। तो मैं यही तो तभी तो बोल रहा हूं, मैं ये कहता हूं कि मान लीजिए एग्जाम में आप बैठे हैं और आपको सिर्फ हिंदी दिखाई दे रही है, जिसने बच्चे ने हिंदी चूज किया है उसको सिर्फ हिंदी दिखाई दे रही है, तो मान लीजिए वहां पर जीजा लिखा आया, मैंने क्या बताया, जीजा, अगर जीजा लिखाया तुरंत ही रोहित सर की बात रिकॉल करिएगा, याद करिएगा कि रोहित सर ने कहा था कि जीजा मतलब ब्रदर इन लॉ, और ब्रदर इन लॉ के केस में साला, जीजा या देवर। तो ये स्थिति आपकी दो बन सकती है ऐसी करके, ये दो स्थिति आपकी बन सकती है। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि भाई ए इज सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, ए इज सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, राइट, यानी कि ए जो है बी की साली या फिर ननद या फिर आपकी देवरानी या फिर कौन, भाभी है, तो यानी कि ए का जेंडर क्या है, फीमेल, ए की शादी जिसके साथ हुई उसका भाई या बहन। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ए फीमेल है तो डेफिनेटली ए की शादी मेल से हुई होगी, यानी कि बी के भाई की वाइफ, अगर मान लीजिए मेरा भाई है, मेरे भाई की वाइफ जो है या तो भाभी होगी या ननद होगी। अब आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, भाभी या ननद, क्या मतलब है इस बात का? हाँ जी, इस बात का बहुत बड़ा मतलब है। अगर कोई लड़का है, लड़का ये कहता है कि मेरे भाई की पत्नी तो मेरी भाभी, अगर इस बात को लड़की कहती है, गर्ल अगर कोई कहती है, लड़की अगर कहती है कि मेरे भाई का पत्नी है, मेरे भाई की पत्नी है, तो वो ननद कहेगी उसको। ननद कहेगी, क्या कहेगी, हाँ ननद, सॉरी भाभी तो कहेगी, इसमें भाभी ननद नहीं, भाभी कहेगी, मैं भी चकरा गया एक बार, तो सॉरी भाभी ही कहेगी भाई, मतलब या बी फीमेल हो या मेल हो, कोई भी हो, दोनों ही सिचुएशन में ए जो है क्या हो जाएगी, भाभी हो जाएगी। एक्सट्रीमली सॉरी, एक क्षण के लिए मैं भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं भटक गया रिलेशन वाला मामला है, राइट, रिलेशन वाला मामला है, सॉरी फॉर दैट, एक्सट्रीमली सॉरी, राइट। अगर बी फीमेल हो या मेल, अगर बी फीमेल हो या मेल हो, दोनों ही ये क्या कहेंगे, भाभी कहेंगे, दोनों ही सिचुएशन में ये भाभी कहेंगे इस बात को, राइट, दोनों ही सिचुएशन में ये भाभी कहेंगे। ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि भाई ए का जेंडर आपका जो है फीमेल तो है, क्योंकि ए तो सिस्टर इन लॉ का मतलब साफ साफ फीमेल है, ए का कोई भाई बहन जिसकी शादी बी के साथ हुई है, राइट, यहां पे डिपेंड करेगा। अब देखो यहां पर क्या है, देखिएगा ध्यान से, यहां पर क्या है कि ए जो है क्या हो जाएगी, बी के, राइट, बी की सिचुएशन से समझिएगा, राइट, बी की सिचुएशन से समझिएगा, राइट, बी की सिचुएशन से समझिएगा कि भाई बी की जिसके साथ शादी हुई उसका बहन, राइट, तो इट डिपेंड ऑन जेंडर। अगर बी मेल है, ये फीमेल है, तो बी की बहन, सॉरी बी की पत्नी की बहन साली हो जाएगी, अगर बी की पत्नी की बहन तो साली होगी। लेकिन अगर यही अगर फीमेल होता और ये मेल होता, तो बी के पति की बहन क्या हो जाएगी, पति की बहन क्या हो जाएगी, ननद हो जाएगी। बी के पति की बहन क्या हो जाएगी, ननद हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, ननद हो जाएगी, ननद। तो इसमें देवरानी वाली बात नहीं आएगी, फिर इसमें देवरानी वाली बात नहीं आएगी, क्योंकि ये दूर का रिलेशन है, देवरानी वाली बात आपकी नहीं आएगी। साली ननद भाभी ये तीन हो सकती है, बस साली ननद भाभी ये तीन हो सकती है, सॉरी, साली ननद भाभी। कंफ्यूजिंग है तो इसको 10 बार देखिएगा कम से कम, कंफ्यूजिंग है तो इसको 20 बार 100 बार देखिएगा, क्योंकि यही चीज है जो आपको बचाएगी एग्जाम में। अगर जितना जल्दी इस चीज को क्लियर कर लोगे, जितना जल्दी इसको समझ लोगे, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ए बी को, ए जो है, हाँ ये कह सकते हो, जैसे ए जो है, ए क्या कहेगा बी को, राइट, ए के पति की, अब ये देखो यहाँ पे जेंडर नहीं है ना, जेंडर पता होता तभी तो कहता कुछ, भाई बी का जेंडर पता होता तभी तो कुछ कहता कि क्या कहता वो, राइट। लेकिन यहाँ पर ए के बारे में बोला गया, ए सिस्टर इन लॉ, तो ए के बारे में हमें बताना था। आ जाइए क्वेश्चन पे आइए। ठीक है। तो आपसे पूछा गया है, कोई दिक्कत किसी को, भाई क्यू जो है सन है, बिल्कुल सही है, ओ जो है मदर है, ओनली 2 चिल्ड्रन। बेटा मैंने बताया था अभी, चिल्ड्रन के बारे में समझ लो थोड़ा सा। बेटा चिल्ड्रन मतलब जेंडर इज नॉट डिफाइंड, चिल्ड्रन का मतलब ये है कि जेंडर डिफाइंड नहीं है, जेंडर डिफाइंड नहीं है, यानी कि लिंग निर्धारित नहीं है, लिंग निर्धारित, राइट, लिंग डिसाइड नहीं है, निर्धारित नहीं है, निर्धारित नहीं है, ठीक है, निर्धारित नहीं है। ठीक है भाई, देख लेना थोड़ा सा, ये निर्धारित में थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, मैं पहले बता के चल रहा हूँ इस चीज को। ठीक है, निर्धारित नहीं है, थोड़ा सा देख लेना, इसमें हो सकता है, राइट, निर्धारित नहीं है, यानी कि अगर बच्चे लिखा जाएगा तो बच्चे के केस में वहां जेंडर आपका जो है निर्धारित नहीं होगा, राइट। बस ये पता होना चाहिए कि हाँ उसके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, दोनों मेल भी हो सकते हैं, दोनों फीमेल भी हो सकते हैं, मेल फीमेल भी हो सकते हैं। अगर कभी ये कहे कि मैं कहूं कि मेरे 2 बच्चे हैं, तो हाउ यू विल डिसाइड कि रोहित सर के 2 बच्चे मेल ही होंगे, या यू विल से कि 2 फीमेल ही होंगी, या यू विल से कि बेटा और बेटी होगा, कैसे डिसाइड करोगे आप इस बात को, कैसे डिसाइड करोगे इस बात को? तो अगर कभी भी ये कहा जाए कि मैं कहूं कि मेरे अगर 2 बच्चे हैं, तो आप क्या कहोगे कि यार अगर रोहित सर ये कह रहे हैं कि मेरे अगर 2 बच्चे हैं, तो या तो मेल हो सकते हैं, या फीमेल हो सकती है, या मेल हो सकती है, राइट, मेल फीमेल हो सकती है, ठीक है ना, मेल फीमेल हो सकती है। क्लियर है बात सभी को? नहीं समझ आ रही बात सभी को? क्लियर है? कोई डाउट, कोई संदेह किसी प्रकार का तो पूछिए, बताइए अगर कोई भी संदेह हो तो आपसे कह रहा है कि ठीक है, राइट। क्यू, अब देखो इसके ना, ओके 2 बच्चे हैं, क्यू और पी। क्यू जो है ब्रदर इन लॉ है आर का, क्यू जो है ब्रदर इन लॉ, क्योंकि क्यू के भाई की पत्नी, तो क्यू जो है ब्रदर इन लॉ हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ यानी आर के पति का भाई, यानी कि कौन हो गया, देवर हो गया। एस इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एन, एस जो है डॉटर इन लॉ तभी होता है एन के बेटे की पत्नी,
एन हु इज मैरिड टू ओ, एन की शादी ओ के साथ हुई, एन हु सेकंड पर्सन एन, एन हु इज मैरिड टू ओ, पी इज ग्रैंडसन ऑफ ओ, पी इज द फादर ऑफ टी, ये डन है। हाउ मेनी मैरिड कपल, मैरिड कपल कितने, 1 2 3, 3 मैरिड कपल, यानी कि सब विवाहित जोड़े, विवाहित जोड़े कितने हैं, 3 विवाहित जोड़े हैं बच्चों इसमें, 3 इसमें विवाहित जोड़े हैं। अगर आज सभी को क्लियर हुआ हो मामला तो प्लीज सारे बच्चे थम्स अप करिएगा, सारे लोग एक बार थम्स अप करेंगे कि हाँ रोहित सर आज क्लियर हुई है चीजें, राइट। अगर लगा हो और याद रखिएगा जब तक आपको ब्लड रिलेशन नहीं समझ आएगा मैं कराता रहूंगा तब तक। मैं आपको धीरे धीरे इस ब्लड रिलेशन में हर एक जो टॉपिक जिसको लगता है कि दिक्कत हुई है मैं समझ सकता हूँ, किसी को कम भी समझ आया होगा ना, चिंता मत करिए, जब ये खत्म होगा तो तुम खुद कह दोगे कि रोहित सर क्लियर है, ठीक है। तो बस सब रख के भरोसा रख के चलते रहिए, चीजें बेहतर होंगी। ओके, धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, ख्याल रखिए, खुश रहिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।